मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। आज का जो हमारा वीडियो है वो संबंध बोधक अव्ययों को लेकर है। संबंध बोधक अव्यय देखा जाए तो अव्ययों का दूसरा प्रकार है। आइए आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, संबंध बोधक अव्यय को जानने के लिए पहले मैं एक वाक्य लिखता हूँ, इससे आप अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, राजू सीता फल लाया। अब अगर इस वाक्य की बात करी जाए तो इस वाक्य को अगर हम अर्थ की दृष्टि से देखें तो ऐसा लग रहा है कि राजू सीताफल खरीद कर लाया है। सीताफल क्या होता है? एक फल होता है, या कहा जाए एक सब्जी होती है जिसे हम कद्दू भी कहते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे राजू सीताफल लेके आया। लेकिन मैंने क्या किया, इस सीता के साथ जुड़ दिया के लिए। अब इस के लिए ने क्या किया, राजू सीता के लिए फल लाया। अब इस के लिए ने इस सीता का संबंध राजू से दर्शा दिया, इस फल से भी दर्शा दिया और इस क्रिया से भी दर्शा दिया। लेकिन किसने? इस के लिए ने। अब के लिए ने क्या किया कि देखो, राजू फल लाया है, लेकिन किसके लिए लाया? सीता के लिए लाया। अर्थात अब ये संप्रदान कारक में आ चुका है। अब फल किसके लिए लाए गए हैं? सीता के लिए लाए गए हैं। लाने की क्रिया हुई किसके लिए है? सीता के लिए हुई है। तो इस संज्ञा का संबंध इस क्रिया से बताने का कार्य किसने किया? इस के लिए ने। ठीक है। अब अगर इस के लिए के स्थान पर मैं लिख दूं के साथ। अब इस के साथ ने क्या किया कि अब भी इस सीता का संबंध राजू से बताया, लेकिन संबंध परिवर्तित हो गया। अब संबंध क्या हो गया कि राजू सीता के साथ गया था इस क्रिया को करने के लिए। अब सीता के लिए फल नहीं लाया है, अब के साथ। अर्थात यहां पर के साथ ने क्या किया कि इस सीता का संबंध राजू से और इस क्रिया से, अर्थात इस क्रिया को अब सीता ने भी किया है। तो ये संबंध किसने बताया? इस के साथ ने। तो यहां तक आपकी अगर समझ में आया हो तो इसकी परिभाषा के आधार पर इसको हम और अच्छी तरीके से समझते हैं कि वे अव्यय जो किसी संज्ञा के बाद आकर उसका संबंध किसी अन्य शब्द से बताते हैं क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। एक बार और समझ लीजिए कि वे अव्यय जो किसी संज्ञा के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द से बताते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। बात आपकी यहां तक समझ में आ गई? कभी कभी क्या होता है कि कुछ अव्यय ऐसे होते हैं जो संबंध बोधक भी होते हैं और क्रिया विशेषण अव्यय भी होते हैं। तो उनकी पहचान कैसे करेंगे? तो समझिएगा बात के लिए कि कुछ अव्यय अगर अकेले आएंगे तो वो क्रिया विशेषण होते हैं, और जब किसी संज्ञा के बाद जुड़कर आएंगे तब वो संबंध बोधक हो जाते हैं। तो इस चीज का आपको गौर या ध्यान रखना है। मैं कुछ उदाहरण दूंगा, उसके आधार पर आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। यानी कि अगर अकेले आएंगे तो क्या होंगे? क्रिया विशेषण, और यदि किसी संज्ञा के बाद जुड़कर आएंगे तो क्या हो जाएंगे? वो संबंध बोधक। जैसे देखो, रवि तेज दौड़ता है। अब यहां पर देखिए, इस तेज ने क्या किया है? इस तेज ने इस दौड़ना क्रिया की विशेषता बताइए। भाई कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो यहां पर ये क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है। अब अगर ये संज्ञा से जुड़कर आ जाए, जैसे देखो, रवि राजू से तेज दौड़ता है। अब यहां पर ये तेज क्या है? अब यहां पर ये जो तेज है ये रवि और राजू के बीच में तुलना प्रकट करने के लिए आ रहा है, इसीलिए यहां पर ये अब संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। ठीक है। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मोहित ऊपर बैठा है। जैसे आपसे किसी ने पूछा मोहित कहाँ है, तो आपने कहा मोहित ऊपर बैठा है। तो ये जो ऊपर है, इस बैठना क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो यहां पर ये क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है। और यदि यही कर दें कि मोहित पेड़ के ऊपर बैठा है,
तो अब ये क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपसे समझ में आ रहा होगा। या एक और देख लेते उदाहरण, यह काम पहले करो। अब ये जो पहले है इस क्रिया की विशेषता बता रहा है, कैसे करो, पहले करो। तो यहां पर ये क्या है, क्रिया विशेषण है, ठीक है। और यहीं ये वाक्य कर दिया जाए कि यह काम जाने से पहले करो। तो अब ये क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा है, इस जाने शब्द का संबंध इस काम से या इस करने से बता रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर क्या है। तो ऐसे याद रखिएगा कि जब कोई भी अव्यय किसी संज्ञा से पीछे जुड़कर आता है तब वो संबंध बोधक होता है, और जब स्वतंत्र रूप में अव्यय आता है तो वो क्रिया विशेषण होता है। बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इसके प्रकारों की। अगर हम अर्थ के आधार पर इसके प्रकारों की बात करें तो कामता प्रसाद गुरुजी ने इसके 13 प्रकार माने हैं। अब उन 13 प्रकारों को मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि प्रकार ज्यादा हैं, और ये मात्र केवल देखिए परीक्षा में इतना डिटेल में वैसे पूछते नहीं है, अगर पूछ भी ले तो भी आप आराम से बता सकते हो, ठीक है। तो मैं अब उनके प्रकार लिखने वाला हूं और आप उनको, संबंध बोधक अव्यय के प्रकारों को मैंने यहाँ लिख दिया है। समय बचाने के लिए मैंने ऐसा किया है क्योंकि आप देख पा रहे होंगे 13 प्रकार के हैं, और ये सबको अलग अलग लिखता तो समय बहुत ज़्यादा खत्म हो जाता, तो इसीलिए मैंने इनको लिख दिया है। अब इनको हम धीरे धीरे समझते हैं, इनको सभी के बारे में हम समझेंगे। लेकिन उसको समझने से पहले एक चीज़ और समझिएगा कि ये जितने भी अव्यय हैं, अधिकतर इन अव्ययों को जोड़ने के लिए से, का, की या के का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जैसे से आगे, का के जरिए, के हाथ, ये इस तरीके से इनका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए अब एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। देखिए कालवाचक अर्थात वे संबंध बोधक अव्यय जो संज्ञा का संबंध समय के अनुसार क्रिया से या किसी अन्य शब्द से बताते हैं, वही क्या हो जाता है, कालवाचक हो जाता है। देखिए कालवाचक और स्थानवाचक ये जो 2 प्रकार मैंने यहाँ दिए हुए हैं, ये क्रिया विशेषण भी होते हैं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर ये अकेले आएंगे तो ये होंगे क्रिया विशेषण, और जब संज्ञा के बाद जुड़कर आएंगे तो ये हो जाएंगे आपके कालवाचक या स्थानवाचक। पहचानने का तरीका ये है, अगर इनसे पहले से, का, की, के अगर लग रहे हैं तो आपका वो संबंध बोधक है, अन्यथा वह क्रिया विशेषण है। जैसे वह आगे चल रहा था, वह आगे चल रहा था, तो यहाँ पर जो आगे है वो क्रिया विशेषण है, और वह रमेश से आगे निकल गया तब वो क्या हो जाएगा, कालवाचक हो जाएगा। कालवाचक जैसे जो काल का बोध करा वही कालवाचक, जैसे आगे, पीछे, बाद। वह रमेश के बाद आया, वह रमेश से पहले आता है, वह सूर्य निकलने से पूर्व जग जाता है, वह सूर्य निकलने के पश्चात जागता है, तो ये किसका बोध करा रहे हैं, कालवाचक, ठीक है। इसी तरीके से होता है स्थानवाचक, अर्थात जो स्थान का बोध कराए, या वे संबंध बोधक अव्यय जो स्थान का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्थानवाचक। जैसे वह छत के ऊपर था, वह खटिया के नीचे बैठा था, वह घर के सामने पढ़ रहा था, वह पेड़ के पास चला गया, वह नदी के निकट बैठ गया, वह मित्र के यहाँ पढ़ता है, वह आँखों के परे चला गया। तो ये सभी शब्द किसका बोध करा रहे हैं, स्थान का बोध करा रहे हैं। चलिए याद रखिएगा, अगर ये स्वतंत्र होंगे तो क्रिया विशेषण होंगे, ठीक है। चलिए दिशा, दिशा की बात करी जाए तो जो संबंध बोधक अव्यय दिशा का बोध कराते हैं वही क्या कहलाते हैं, दिशावाचक। जैसे ओर, जैसे वह घर की ओर चला गया, ठीक है, वह घर की तरफ चला गया, वह नदी के पार चला गया, वह दीवार के आर पार देख सकता है, वह शहर के आसपास ही रहता है, शहर के आसपास। मैंने बताया था कि यही ज़्यादातर जुड़ेंगे। चलिए अब साधन की बात करते हैं। देखिए साधन की बात तक आ गए तो आप ये समझ लीजिएगा, ये जितने भी मैंने यहाँ लिखे हैं, अगर इनमें से कोई भी अव्यय आपका आ जाए तो वो आपका करण कारक हो जाता है, क्योंकि जितनी भी कारक विभक्तियाँ हैं वो संबंध बोधक अव्यय से ही ली गई हैं। बात समझ में आई आपके, यानी कि जितनी भी कारकों की विभक्तियां हैं उन विभक्तियों का काम क्या है,
कि संज्ञा के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द से बताना, वही तो कारक है। तो जोड़ने का काम करते कौन है? संबंध बताने का काम कौन करते हैं? संबंध बोधक। इन्हीं को तो हम वहां पर विभक्ति कहते हैं। तो ये विभक्तियां ही हैं, लेकिन प्रत्येक यहाँ पर जितने भी लिखे हुए हैं सभी विभक्तियां नहीं है, यानी कि कारक विभक्तियों को यहीं से उठाया गया है। कहाँ से उठाया गया है? संबंध बोधक अभ्यास। चलिए देखते हैं। द्वारा, जैसे वह साइकिल के द्वारा विद्यालय गया, वह लाठी के जरिए चल पाता है, नौकर के हाथों पत्र भेज दो, वह पेट के बल चलता है, वह लाठी के सहारे चलती है। तो ये सभी शब्द क्या हैं? आपके साधन का बोध करा रहे हैं। अब बात करते हैं हेतु। आपने संप्रदान कारक पढ़ा है। संप्रदान कारक की जितनी विभक्ति हैं वो सभी यहाँ से गई हैं हेतुवाचक से। कैसे? देखिए, जैसे वह मेरे लिए फल लाया, वह मेरे वास्ते फल लाया। इस संसार में दुखों के नाश के निमित्त ही ईश्वर जन्म लेते हैं। तो निमित्त के निमित्त का मतलब निमित्त अर्थात लिए। हेतु कहा जाए तो जीवन हेतु वायु आवश्यक है। ठीक है। वह बीमारी के कारण मर गया, वह बीमारी के मारे या पड़वे, जैसे कहते हैं ना कि हम यहाँ पड़वे के मारे आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ने के कारण आए हैं। ठीक है। हमने उसकी खातिर बहुत कुछ किया लेकिन उसने हमें कुछ नहीं समझा। ठीक। चलिए, विषय, जो विषय का बोध कराए। विषय देखिए, किसी का नाम कर देना या किसी के नाम की बात करना क्या कहलाता है? विषय कहलाता है। जैसे ये आपने ज़्यादातर ये जो शब्द हैं ये कचहरी में सुने होंगे। ठीक है, कि यह जमीन उसके बाबत की जाती है, उसके नाम की जाती है, उसके भरोसे। जैसे हम उसके भरोसे यहाँ आए, उसके या रमेश के भरोसे। ठीक है। तो नाम लेखे बाबत ये समझ गए होंगे। व्यतिरेक, व्यतिरेक का मतलब है व्यक्तिगत तौर पर एक का बोध कराना। ठीक है। तो जहाँ एक का बोध हो, जैसे रमेश के सिवा मेरा कोई मित्र नहीं है, तो यहाँ एक की बात हो रही है ना, रमेश के सिवा कोई मित्र नहीं है। ठीक है। जैसे रमेश के बगैर हमारा कोई मित्र नहीं है। ठीक है। या कहा जाए वायु के रहित हम कुछ नहीं है, या कहा जाए कि भोजन के अलावा हम कुछ नहीं खाते। तो यहाँ क्या हो रहा है? एक का बोध हो रहा है। एक के अलावा बाकी सभी चीज़ों का तिरस्कार समझ लीजिए यहाँ पर। अब बात करते हैं विनिमय। विनिमय का मतलब होता है लेन देन। तो जहाँ लेन देन की बात आती है तो वहीं क्या हो जाता है? विनिमय। जहाँ लेन देन का बोध होगा वहीं विनिमय वाचक संबंध बोधक अव्यय हो जाता है। जैसे के बदले, जैसे चावल के बदले। ठीक है। या कहा जाए चावल की जगह, या चावल के एवज में, चावल के पलटे। देखिए, पलटे अब तो प्रयोग नहीं होता है, पुराने ज़माने में ये शब्दों बहुत से इसमें मैंने ऐसे लिख दिए हैं जो पुराने ज़माने में प्रयोग होते थे लेकिन अब नहीं होते, या बोलियों में प्रयोग होते हैं। तो बदले जगह एवज तो आप बहुत प्रयोग करते ही हैं। इसी तरीके से बात करते हैं सादृश्य। सादृश्य का मतलब होता है समान। ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे वह मेरा पुत्र के समान है। सम, ये आप ज़्यादातर देखेंगे, ये आपको अलंकारों में मिलेगा सम। ठीक है। तरह, जैसे भाई की तरह है या भाई की भांति है। अब ये नाई जो है ये पुराने ज़माने में या कहा जाए बोलियों में प्रयोग होता था। जैसे हमारे चाचा के नाई हैं, चाचा के नाई का मतलब चाचा की तरह है। तो नाई का मतलब भी क्या है? तरह है। ये क्या है? तुल्य। जैसे गुरु हमारे पिता तुल्य है। पिता तुल्य, पिता तुल्य मतलब पिता के तुल्य, पिता के समान। ठीक है। ये कहा जाए भाई योग्य है, भाई बनाने योग्य है। इसी तरीके से अनुसार है, उसी तरीके सरीका। सरीका का भी मतलब होता है तरह। जैसे एक हमें भाई सरीखा मित्र चाहिए। भाई सरीखा मतलब भाई के जैसा मित्र चाहिए। चलिए, अब विरोध की बात करते हैं। तो सादृश्य समान और विरोध उसका विरोधी है। तो जैसे कहा जाए खिलाफ, जैसे घर के खिलाफ मत जाना, या नियम के विरुद्ध कोई काम मत करना, या किसी भी व्यक्ति के विपरीत बातें मत करना। ठीक है। इसी तरीके से अब बात करते हैं, अगला है 11वां नंबर साचर। साचर का मतलब है एक साथ में होना। ठीक है। एक साथ में घटित होना। तो संग, जैसे एक साथ में घटित होना, जैसे मैं अगर जा रहा हूं, मेरे संग कोई और भी चला जाए। जैसे मैं रमेश के संग गया, मैं रमेश के साथ गया, मैं रमेश के सहित गया, मैं उसके प्रेम के वश उसके साथ चला गया। तो प्रेम के वश मतलब प्रेम के साथ। ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं संग्रह। संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना, संग्रह कर लेना। जैसे वह सुबह तक आएगा, सुबह तक का ही अर्थ होता है लो। वो सुबह लो आ जाएगो, सुबह लो आ जाएगो। तो ये लो भी पहले प्रयोग होता था, अब इसका प्रयोग नहीं होता है। पर्यंत, वह जीवन पर्यंत मुझसे बात नहीं करेगा।
ठीक है, जैसे उसे मात्र 5 रुपये दे दो। ठीक इसी तरीके से बात करते हैं तुलना। जहाँ तुलना प्रकट होती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, तुलना बोधक संबंध बोधक अव्यय होता है। जैसे रमेश की अपेक्षा या रमेश के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। देखो यहाँ आगे स्थान और आगे काल में भी है, और यहाँ पर देखिए आगे तुलना में भी है। देखिए कालवाचक आगे, वह आगे आएगा। ठीक है, वह आगे खड़ा है। अब खड़ा है का मतलब स्थानवाचक, और यहाँ आगे क्या आएगा, जैसे वह, या कहा जाए ताजमहल के आगे विश्व की अन्य कोई भी इमारत अच्छी नहीं लगती के आगे। तो ये जो आगे है ये काल और स्थान का बोध ना करा के तुलना का बोध करा रहा है। चलिए, के सामने, ताजमहल के सामने कोई और टिक नहीं सकता। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको संबंध बोधक अव्यय अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपने मेरे वीडियो को देखा है और अगर अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों तक मेरे वीडियो को पहुंचाइए। तब तक अगले वीडियो में मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगा। तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। नमस्कार।